माँ, माँ। अरे क्या हुआ? किस बात पर इतना आग बबूला हो रही है? आग बबूला ना हूं तो और क्या हो? माँ, आपको कुछ पता भी है कि इस घर में क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? बताएगी? जब तो पता चलेगा ना। आपकी देवरानी की लड़की का रिश्ता पक्का हो रहा है, वो भी मुझसे पहले। क्या? क्या बोल रही है तू? मैं सच बोल रही हूँ। मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ। चाची और पापा आपस में बात कर रहे थे और लड़के वाले कल उस चुड़ैल सुमन को देखने के लिए आ रहे हैं। और ये सब तो छोड़िए, आपको पता है कि लड़का कितना अमीर है? अरे उसकी कई सारी कंपनियां हैं और वो बाहर विदेश में रहता है। मैं सब अपने कानों से सुनकर आई हूँ। क्या? उस कुलच्छनी की किस्मत में इतनी खुशी? तू चिंता मत कर बेटी। तू देख कि ये शादी मैं कैसे रोकती हूँ। मेरे रहते हुए ये शादी हो ही नहीं सकती। क्यों जी? आप मुझसे अब बातें भी छुपाने लगे? अरे क्या हुआ भाग्यवान? मुझे पहले ये तो बताओ कि कौन सी बात मैंने तुमसे छुपा ली। अरे आप तो ऐसे भोले बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। अरे पहले बताओ तो, हुआ क्या? ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम सुमन का रिश्ता पक्का कर रहे हो? अरे अभी पक्का नहीं हुआ भाग्यवान। कल उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि बस कैसे भी ये रिश्ता पक्का हो जाए। जानती हो मेघना, लड़के वाले बहुत ही अच्छे हैं। लड़का बहुत ही सुशील और संस्कारी है। परिवार भी बहुत अच्छा है। बस कैसे भी करके एक बार ये रिश्ता पक्का हो जाए तो मैं शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अरे कैसे इंसान हैं आप? आपकी कुंवारी बेटी घर में बैठी है और आप अपने भाई की बेटी की शादी के सपने देख रहे हैं। अरे कैसे बाप हैं आप? खबरदार मेघना, एक शब्द और बोला तो, और धीरे बोलो, कहीं भाभी सुन ना ले। सुनती हैं तो सुने, मुझे किसी का कोई डर नहीं। अपनी जुबान पर लगाम रखो मेघना। तुम भूल गई हो क्या कि भैया के मरते समय मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनकी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगा। और वैसे भी कामिनी सोनम से छोटी है, तो उस हिसाब से सोनम उसकी बड़ी बहन है, तो सोनम की शादी पहले होनी चाहिए। मैं भी देखती हूँ कि आप ये शादी कैसे करवाते हैं। कमरे के बाहर खड़ी सुभद्रा सारी बातें सुन लेती है। उसकी आंखें नम थी। सोनम के पापा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आप होते तो आज मुझे ये सब ना सुनना पड़ता। दरअसल ये कहानी है सोनम और कामिनी की। सोनम सुभद्रा की बेटी थी और कामिनी मेघना की। सोनम और कामिनी के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ सोनम बहुत ही संस्कारी और अच्छे विचार और व्यवहार की लड़की थी, वहीं कामिनी बहुत घमंडी और बदतमीज किस्म की लड़की थी। इस घर में ना तो देवरानी जेठानी की बनती और ना ही दोनों बहनों की। सोनम के पिता के देहांत के बाद से ही सोनम के चाचा मोहन ही उनका पालन पोषण कर रहे थे। बस इसी बात की चिढ़ मेघना को हमेशा से थी। अगले दिन सोनम को देखने वाले आते हैं। जी बहन जी, हमें तो आपकी लड़की पसंद है। अगले महीने की बहुत ही शुभ तारीख निकल रही है। आप बोले तो शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। सुभद्रा बहुत ही खुश होती है। साथ ही मोहन भी इस बात को लेकर बहुत ही खुश था। जी बहन जी, हमें कोई एतराज नहीं है। आप जब बोलेंगी तब हम शादी कर देंगे। बोल तो ऐसे रही है कि जब बोल दोगे तब शादी कर दूंगी, जैसे इसके मरे पति ने इसके लिए खजाना छोड़ के गया हो। अरे बहन जी, हम तो बहुत ही खुश हैं कि आप एक बिन बाप की बेटी को पसंद कर लिए। अरे ये बात तो बिल्कुल सही है कि जोड़ियां भगवान बनाते हैं,
वरना देखो, कहाँ ये सोनम और कहाँ आपका बेटा। अरे कोई तालमेल है? आपका बेटा पढ़ा लिखा बिजनेसमैन और एक ये सोनम, मतलब हमारी बेटी सोनम अनपढ़ और गंवार, चूल्हा चौका वाली। अरे माँ जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोनम पढ़ी लिखी है या गंवार। मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर माँ की देखरेख के लिए ले जा रहा हूँ। मुझे कौन सा उससे नौकरी करवानी है। मुझे तो बस एक समझदार और संस्कारी लड़की चाहिए थी, जो मुझे मिल गई। मेघना ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी यहाँ बात नहीं बनी और सुरेश के घर वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं। माँ, आप तो बोल रही थी कि आप ये रिश्ता कभी पक्का नहीं होने देंगी, फिर अब क्या हुआ? अरे बेटी, मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन उन लड़कों वालों की बुद्धि घास चरने गई है कि सोनम की इतनी बुराई करने के बाद भी उन्हें सोनम अच्छी लग रही है। पता नहीं उन्हें इसमें क्या दिख रहा है। माँ, तो मतलब आपने हार मान ली ना? नहीं मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। तू देख मैं कैसे जाल बिछाती हूँ कि लड़के वाले खुद रिश्ता मना करके जाएंगे। कुछ दिन बाद, देवर जी, ये कुछ गहने हैं, इन्हें पॉलिश करवा देना, सोनम को देने के लिए काम आएंगे। जी भाभी। भाभी, मैं क्या सोच रहा हूँ कि दो चार गहने और बनवा देता हूँ। लड़के वाले इतने अमीर हैं, तो उनके आगे हमें भी तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, वरना गांव समाज में उनकी भी बेइज्जती होगी और हमारी भी। देवर जी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो, आखिर सोनम आपकी ही तो बेटी है। क्या बात चल रही है यहाँ? कुछ नहीं मेघना, ये कुछ गहने दिए हैं भाभी ने पॉलिश करवाने के लिए, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं दो चार गहने और बनवा लूं। तुम्हारा क्या विचार है? दीदी, आपके पास इतने गहने थे, लेकिन आज तक आपने मुझे बताया नहीं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं आपके गहने चुरा लूंगी? अरे नहीं मेघना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो गहने मेरी माँ ने मुझे दिए थे। बस सोचा कि अब ये मेरे काम के तो नहीं है, इसलिए इसे मैं सोनम को दे रही हूँ। अच्छा, और क्या बोला आपने? कि दो चार गहने और बनवा दे? अरे बस यही एक लड़की बच गई है क्या इस घर में? अभी आपकी एक जवान बेटी भी बैठी है। जब सारा घर का सामान आप इसे ही दे दोगे, तो आप अपनी बेटी को क्या खाली हाथ भेजोगे? कोई जरूरत नहीं है एक पैसा भी खर्च करने की। मेघना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुभद्रा का कलेजा फट जाता है। बेचारी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। मेघना, क्या जरूरत थी भाभी के आगे अपनी जुबान खोलने की? तो और क्या करती? अरे आपका बस चलेगा तो आप तो ये घर भी अपनी भाभी और भतीजी के नाम कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। समझ में आई आपको बात? माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं मेरी बेटी, बस यही सोच रही थी कि जब तू इस घर से चली जाएगी तो ये घर कैसा लगेगा। ये घर और ये कमरा तो मुझे काटने को दौड़ेगा। अरे माँ, मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ। आप मुझे जब याद करेंगी मैं जब आ जाऊंगी। सुभद्रा ने सोनम को कुछ नहीं कहा और बस शादी की तैयारी में लग जाती है। फिर एक रोज सौरभ सुमन के घर आता है। अरे आइए दामाद जी, कैसे आना हुआ? जी मैं सोनम को लेने आया था। मैंने सोचा कि सोनम को कुछ शॉपिंग करवा दूंगा। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने दामाद जी। वैसे हम आपके बहुत ही आभारी हैं, जो आप हमारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। हाँ जीजाजी, वरना आप ही बताइए, जब लड़के वालों को पता चले कि लड़की का पहले ही कई लड़कों के साथ अफेयर रह चुका है और दो बार तो माँ भी बन चुकी है, उसके बाद भी आपने उसे अपना लिया और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए। आप जैसा लड़का तो सभी डिजर्व करते हैं। सुरेश गुस्से में वहां से चले जाता है। अब देख बेटी, कैसे ये रिश्ता टूटता है
और तेरी शादी इस सुरेश से होती है। अगले दिन सुभद्रा शादी की ते... अगले दिन सुभद्रा शादी की तैयारी की ही बात करने के लिए सुरेश के घर फोन करती है, लेकिन वहां कोई फोन नहीं उठाता। सुभद्रा को काफी चिंता होने लगती है। फिर सोनम ने भी सुरेश को फोन किया, लेकिन सुरेश ने भी सोनम का फोन नहीं उठाया। क्या हुआ सोनम, कुछ परेशान दिख रही है? हाँ कामनी, वो सुरेश जी कल से मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं वो मुझे शादी के लिए मना ना कर दे। अरे ऐसे कैसे मना कर देंगे, आखिर तो इतनी अच्छी जो है। तू फालतू की ही चिंता कर रही है। चिंता मत कर, जीजाजी खुद ही फोन कर लेंगे। देवर जी, जरा सोनम के ससुराल वालों के यहाँ जाइए ना। पता नहीं कल से वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, ना ही सोनम का। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। जब तक वहां सुरेश और उसकी माँ आ जाते हैं। अरे नहीं समधन जी, गलती आपसे नहीं, बल्कि गलती आपकी देवरानी से हुई है। मैं समझी नहीं समधन जी। अरे मैं समझाती हूँ समधन जी। तुम्हारी देवरानी ने मेरे और मेरे बेटे के कान भरने चाहे। मेरा बेटा जब 2 दिन पहले आपकी बेटी सोनम से मिलने आया, तो तुम्हारी देवरानी ने सोनम के लिए बहुत उल्टी सीधी बात बोली कि वो 2 बार गर्भवती हो चुकी है और उसका कई लड़कों के साथ रिश्ते हैं। मेरे बेटे से बात नहीं बनी, तो आपकी देवरानी ने कल मुझे फोन करके ये सारी बातें बोली और साथ में ये भी बोला कि सोनम से ना करके कामनी से शादी कर ले। लेकिन ये अपने प्लान में पास नहीं हो पाई। मेघना जी, हम आपको यहाँ ये बताने आए हैं कि शादी तो होगी, लेकिन सोनम से ही। हमें पता है कि सोनम बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी लड़की है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, आखिर शादी की भी तो तैयारी करनी है। मेघना, तुझे शर्म नहीं आई सोनम के लिए ये सब बात बोलते हुए? अरे वो तेरी भी तो बेटी है, लेकिन तूने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। तुझे तो हमेशा से ही मुझसे और मेरी बेटी से दिक्कत ही रही है। ना जाने भगवान ने मेरे पति के साथ मुझे भी क्यों नहीं ऊपर बुला लिया। कम से कम यहाँ किसी की सुननी तो ना पड़ती। माँ, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, और ना यहाँ रहने की। शादी के बाद आप मेरे साथ चलेंगी। मैंने सुरेश जी से पहले ही बात कर ली है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और ऐसे मेघना अपने ही जाल में फंस जाती है और सोनम शादी के बाद अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले जाती है। सुशीला के दोनों बेटों की आज शादी थी। बड़ा बेटा पंकज अरेंज मैरिज कर रहा था, वहीं छोटा बेटा नीरज लव मैरिज कर रहा था। शादी कर दोनों अपने अपने दुल्हनों को लेकर घर आते हैं। बड़ी बहू का नाम पूजा था और छोटी बहू का नाम सुधा। बड़ी बहू एक गरीब घर से थी। उसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे, जिस वजह से वह अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं आई थी। वहीं छोटी बहू एक बड़े घर से थी, जो अपने साथ बहुत सा सामान लेकर आई थी। लेकिन घर को देखते ही सुधा ने बोला, ओ माय गॉड, इतना छोटा घर! इतना छोटा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। नीरज, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा घर इतना छोटा है? मेरे माँ बाप ने फालतू में ही इतना सारा सामान दे दिया। आखिर इतना सामान तुम रखोगे कहाँ? तुम एक काम करना, एक बेड छोड़कर सारा सामान मेरे घर पहुंचा देना। सुधा की बात सुनकर पूजा बोलती है, अरे सुधा, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये घर जैसा भी है अब आखिर हमारा ही तो है। और प्लीज जेठानी जी, ये ज्ञान की बातें ना कहीं और करना। मेरा दिमाग पहले ही खराब हो रहा है इतना छोटा घर देखकर। नीरज, तुमने मुझे धोखा दिया है। और प्लीज डार्लिंग, कुछ दिन एडजस्ट कर लो ना, फिर हम कहीं और अच्छा सा घर ले लेंगे। सुधा बहुत ही घमंडी लड़की थी, उसे अपनी अमीरी पर बहुत ही घमंड था। कुछ देर बाद, ओ माय गॉड, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि एक कमरे में
हम 4 लोग सोएंगे कैसे? अरे सुधा, तुम चिंता मत करो, तुम अपना बेड एक साइड में लगा लो, बाकी हम लोग जमीन पर सो जाएंगे। जिसके बाद सुधा कमरे के एक कोने में अपना बेड लगा लेती है। अब पूजा, पंकज और उसकी सास एक साथ जमीन पर चटाई लगाकर सोते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुधा अपने पति के साथ बेड पर सोती है। पता नहीं किस घर में मैं शादी करके आ गई। यहाँ तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऊपर से ये मच्छर मुझे और परेशान कर रहे हैं। कैसे कैसे वह रात तो कट जाती है। फिर अगली सुबह, बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम दोनों अपने अपने हिसाब से जो समझ में आए बना लो। चूल्हा बाहर आंगन में ही है। चूल्हा? माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं चूल्हे पे खाना बनाऊंगी? नो, नेवर, कभी नहीं। मैं चूल्हे पे खाने बनाने वाली नहीं हूँ। कोई बात नहीं सुधा, मैं खाना बना देती हूँ। पूजा खाना बनाने चली जाती है और सुधा यहाँ नीरज से बोलती है, नीरज बेबी प्लीज, मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मेरे लिए पिज्जा मंगा दो ना। ठीक है सुधा, मैं तुम्हारे लिए अभी पिज्जा मंगवा देता हूँ। कुछ देर बाद एक तरफ पूजा, पंकज और उसकी सास दाल रोटी खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ सुधा और उसका पति पिज्जा खा रहे होते हैं। फिर रात में, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ? यहाँ तो इतनी गर्मी है, एक पंखा भी नहीं है इस घर में। सुधा, तुम बोलो तो मैं तुम्हें हाथ वाला पंखा दे देती हूँ, उससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। कोई जरूरत नहीं है जेठानी जी, बस आज की रात कैसे भी कट जाए, कल सुबह होते ही मैं अपनी माँ से एसी मंगवा लूंगी। मैं नहीं मरने वाली इतनी गर्मी में। अगली सुबह सुधा ने अपने मायके बोलकर एसी मंगवा ली। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि एसी लग जाने से एसी की हवा पूजा को भी लग रही थी, क्योंकि कमरा तो एक ही था। सुधा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि पूजा को एसी की हवा मिल रही है, जिस वजह से अगले ही दिन सुधा ने नीरज से बोला, नीरज, तुम आज ही एक बड़ा पर्दा लेते आना। पर्दा? वो क्यों? अरे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मेरे मायके से आई हुई एसी की हवा दूसरी साइड भी जा रही है। एसी मैंने अपने लिए मंगवाई है, ना कि बाकियों के लिए। मैंने तुम्हें जैसा बोला है बस वैसा करो। सुधा की बात सुनकर पूजा को बहुत दुख होता है। छोटी बहू, माना कि तू अमीर है, लेकिन हम गरीबों से इतनी नफरत क्यों बहू? माँ जी, मुझे बचपन से ही गरीबों से सख्त नफरत है। मैं तो उन्हें अपने आसपास भटकने भी नहीं देती। ये तो आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों को मेरे साथ इस घर में रहने का मौका मिला है। और रही बात नफरत की, तो माँ जी, मेरे पति बहुत ही मेहनत से पैसे कमाते हैं, जेठ जी की तरह नहीं जो घर में बेरोजगार बैठे रहे। सुधा अमीरी में इतनी घमंडी हो गई थी कि उसे इस बात का भी होश नहीं था कि वह कब और क्या बोल रही है। फिर एक दिन नीरज जब ऑफिस से घर आ जाता है। क्या हुआ नीरज, आज ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए? हाँ, वो सुधा, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है। ऑफिस से निकाल दिया गया है? लेकिन वो क्यों? मेरे बॉस से थोड़ी कहासुनी हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। नीरज की नौकरी जाने की वजह से अब सुधा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसके पास अब पैसे ही नहीं बचे थे, जिसके बाद वह अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो नीरज की नौकरी छूट गई है, अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो। मुझे माफ करियो सुधा, लेकिन अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। पहले भी मैंने तेरी बहुत ख्वाहिशें पूरी की है, लेकिन अब तेरे पापा का काम भी कम ही चल रहा है। हम तो खुद कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी बेटी, मुझे माफ करियो। इतना कहकर सुधा की माँ ने फोन रख दिया कि अगले ही दिन, माँ माँ, कहाँ हूँ, इधर आओ। क्या हुआ बेटा? हाँ जी, किस बात का हल्ला किया है आपने? अरे माँ, पूजा, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी एक बहुत ही अच्छे कंपनी में, और सैलरी भी बहुत अच्छी है।
ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सुधा को अपनी गलती का पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो माँ जी, जेठानी जी। मुझ में अमीरी का इतना घमंड आ गया था कि मैंने ना जाने आप लोगों को क्या क्या कह दिया। शायद भगवान ने मेरी घमंडी का ही फल मुझे अब दिया है। कोई बात नहीं बहू, तू हमें अपना कुछ माने या ना माने, लेकिन तू हमारी छोटी बहू है और हमेशा रहेगी। हाँ सुधा, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। भला मैं क्यों तेरी बात का बुरा मानूंगी। जिसके बाद अब सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।